ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो 137 का पेपर था जो हम कल सॉल्व कर रहे थे, डेट ऑफ दिसंबर 2022, वो हम कंटिन्यू करेंगे आज, क्योंकि हम सिर्फ पार्ट ए कर पाए थे कल विद एक्सप्लेनेशन। आज हमें पार्ट 2 से कंटिन्यू करना है। बट सिंस वन क्वेश्चन वाज रिमेनिंग, दैट वाज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो 5-6 फैक्टर्स है इसको जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज डेल्टा ओ को अफेक्ट करता है। सो first factor is what? First factor is the nature of ligand. If if there is a strong field ligand, okay, अगर strong field ligand होगा तो पेयरिंग होती है, ठीक है। पेयरिंग होती है तो क्या होता है आपका कि डेल्टा ओ जो है दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी, इट इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। इसमें आपके बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, है ना, अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। बट अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। सो यहाँ पर बनते हैं आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो पहला फैक्टर होता है आपका नेचर ऑफ लिगेंड। दूसरा फैक्टर होता है आपका जो इसको अफेक्ट करता है, दैट इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर में आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल में स्क्वायर प्लेनर आता है एक आपका, एंड एक आपका आता है टेट्रागोनल स्प्लिटिंग, ठीक है। तो इसमें दो फैक्टर्स आते हैं। देन अगेन यहाँ पे भी सेम रीजन होगा, जो आपके y और z एक्सेस वाले, जैसे dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर वाले जो होते हैं, है ना, ऑर्बिटल्स, इसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होती है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स अप्रोच ऐसे करता है कि ये दोनों लिगेंड्स की स्प्लिट ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, तो कुछ ऊपर कुछ नीचे चले जाते हैं। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में एक्स वाई जेड प्लेन में होते हैं सारे ऑर्बिटल्स, तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है। तो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर, हाउ इट अफेक्ट्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। Now arrangement of ligands. So arrangement of ligand same as that I explained in the octahedral और tetrahedral, कि अगर y और z एक्सिस में होंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है ना। तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ मेटल आयन, जो फोर्थ फैक्टर है, तो टॉप से नीचे जब आप जैसे जैसे जाते हो तो वहां पर क्या होता है कि जो आपका साइज ऑफ मेटल आयन है वो बढ़ता है। इस मेटल आयन के साइज के बढ़ने से क्या होता है आपका कि 3D, ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है ना, एन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होता है, इंटरैक्शन मेटल और लिगेंड के बीच में ज्यादा होता है, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। तो फोर्थ फैक्टर वाज दिस, ठीक है। नाउ फिफ्थ फैक्टर इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपकी बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज अगर बढ़ रहा है ना, चार्ज बढ़ रहा है, जैसे कि Mn पे +2 है, वेनेडियम पे आपका कुछ और है, निकेल पे कुछ और है ना। तो आपका जैसे जैसे प्लैटिनम तक जा रहे हो, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर आपका साइज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है मेटल आयन पे, तो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, जिसके कारण लिगेंड ज्यादा अच्छे से अप्रोच करता है, तो क्या होता है आपका स्प्लिटिंग ज्यादा होने लगती है, ठीक है ना। इसके कारण आपकी splitting ज्यादा होती है, and this is the fifth factor. Then the size of ligands is the sixth factor, and the electronegativity. So these are some factors. अब 4-5 factors लिखोगे उतने enough है आपके लिए, okay? Now जॉन टेलर हमने कल पढ़ लिया था। Now coming to the fifth part B, okay? Part B में the question is again, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करने आया है, ये मैंने कल ही बोला था, तो इसको हम नहीं करेंगे, ये तो डेरिवेशन है, ओके। ये न्यूमेरिकल है। So 1 mole of gas A is mixed with 4 moles of what gas B. तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, that is x equals to ni upon nt. तो ni is the initial number of moles, okay, and xa क्यों मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि अगर आप a गैस के मोल्स को कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, na upon nt। ना मोल्स कितने हैं गैस ए के, 1 मोल है, और 4 मोल्स बी के हैं, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 5 हो गए, गैस ए के मोल्स 1 हो गए। सो 1/5 विल बी द व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। नाउ टॉकिंग अबाउट XB, तो XB के 4 मोल्स हैं, सो इनिशियल मोल्स इतने अपॉन टोटल मोल्स 5। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इफ इट इज फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, ओके। नाउ वी विल कम टू दिस। तो ये आपका डेरिवेशन है, ये आपको पढ़ना है, मैंने आपको बोला था।
ये आ जाता है कभी कभी। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो हम रियल गैसेस में पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था ये न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, डेट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाला, RMS। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो आपका या स्पीड का जो फॉर्मूला है, डेट इज √3RT/m। m इज द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, 3RT, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। ओके, नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग, आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, डेट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए। टेम्परेचर आपको दिया है, सो 500 केल्विन यहाँ पुट करोगे, आर की वैल्यू आपको रखनी है 8.314। ओके, देन आपको मोलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास भी आपको यहाँ दिया है, दैट इज 0.032। सो जस्ट पुट हियर, आपकी वी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ इसी चीज पे बेस्ड, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। नाउ इधर पे आपको अरेंज करना है गैसेस को इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एवरेज स्पीड। तो सबके लिए आप VRMS कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे, टेम्परेचर सबके लिए आपको 300 केल्विन लेना है, आर की वैल्यू आपको पता है, मोलर मास यहाँ पे आपको हर गैस का दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने हाइड्रोजन का, देखो तीनों का दिया है, हाइड्रोजन का ये है, नाइट्रोजन का ये है, ऑक्सीजन का ये है। तो पहले हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर लो, VRMS फॉर हाइड्रोजन, देन VRMS फॉर नाइट्रोजन, एंड देन VRMS फॉर ऑक्सीजन। इन तीनों की कैलकुलेट करने के बाद जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड होगी, आपको इंक्रीजिंग वैल्यू में करना है, तो सबसे ज्यादा स्पीड वाले को इधर, सबसे कम वाले को फर्स्ट में। सो दिस इज हाउ यू विल अरेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दैट इज VRMS की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद। ओके, बात समझ आ रही है कैसे कैलकुलेट करोगे, यस और नो? यस और नो? सेकंड Yes. yes. Okay, now effect of temperature on the viscosity. What will be the effect? How will you explain this? Who will explain me this question? This question is again repeating n number of times. How will you calculate, how will you define this? Yes? Yes, Karthik and Vikram. Will you able to define this question? Effect of temperature and on the viscosity of liquid? Yes, Sushri, please define the answer. What will be the answer? Ma'am, viscosity is directly proportional to temperature. Directly? Inversely? इनवर्सली होगा मैम, हाँ, क्यों इनवर्सली होगा? क्योंकि मैम फ्लूइडिटी ज्यादा है तो विस्कोसिटी कम होती है, और फ्लूइडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है, विस्कस मतलब थिक, गाढ़ा, ठीक है। अगर आप हनी की बात करोगे और आप वाटर की बात करोगे, तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है? हनी की ज्यादा है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम होगी। विस्कोसिटी कम होगी मतलब क्या, कि अच्छे से बह सकता है। ओके, तो फ्लूइडिटी इसकी अच्छी होगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। यू हैव टू डिफाइन, अच्छे से इसको डिफाइन करना, विस्कोसिटी पहले डिफाइन करना, लिक्विड्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना, है ना, लिक्विड्स क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं उनकी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, दूर दूर पार्टिकल्स दिखा देना, डायग्राम में ड्रॉ कर देना, पार्टिकल है, ये बीकर है, ठीक है। देन यू विल डिफाइन हाउ, देन यू विल define the effect of temperature. So 5 marks का question ये बन जाएगा। Okay, now coming to 11th question. So ये मैंने कल की क्लास में ही आपको पढ़ाया है, 7 primitive types of unit cell, rhombic, cubic, है ना, monohedral and all, monohedral नहीं, monoclinic. Okay, ये सारे आपको इसमें डिफाइन करते हैं। बन जाएगा ये क्वेश्चन कि फिर से बताना पड़ेगा? यस और नो? हो जाएगा मैम।
यस ओके, तो मैंने आपको उस टाइम पढ़ाते टाइम भी बोला था ये इंपॉर्टेंट है। नाउ ये भी डिफेक्ट्स भी कल ही पढ़ाया है। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पे आपको लिखने हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक नहीं। तो स्टोइशियोमेट्रिक में वो सारे डिफेक्ट्स आपको लिखने हैं, जैसे फ्रेंकल, शॉर्टकी एंड ऑल, ठीक है। ये सारे डिफेक्ट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो अगेन दिस क्वेश्चन हैज कम डायरेक्टली, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नाउ दीज टू क्वेश्चन, सो दीज टू क्वेश्चन आर फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। अब हाफ लाइफ क्या होती है? सो व्हाट इज हाफ लाइफ? How will you define the half-life? Half-life of a reaction. Please define it. Yes, half-life क्या होती है? हम्म, हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब टाइम। द टाइम टेकन जिसमें आधी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, या यस ओके कार्तिक, सो गुड। सो नाउ जो मैंने आपको हाफ लाइफ की डेफिनेशन बताई, दैट इज दिस। ओके, नाउ एक्सप्रेशन आपको डेराइव करना है। ओके, किसका डेराइव नहीं, ये आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे देना है, हाफ लाइफ ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ आपको मैंने पढ़ाई है, यहाँ पे डायरेक्ट आप हाफ लाइफ का जो है फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर का लिख देना। देन आपको आता है डेराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो इन यहाँ पे आपको डेरिवेशन आ गया। ओके, नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ डेराइव करना है। सो दैट इज k इक्वल्स टू -2.303 अपॉन t log r0 अपॉन r, जो आपका आता है। ओके, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। सो ये आप कैसे डिफाइन करते हो? आप दो रेट्स को लेते हो, एक डी वाला लेते हो, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट लेते हो, एक आप एवरेज रेट लेते हो, दोनों को इक्वेट करते हो, है ना? ऐसे ही निकालते हो ना, रेट इनटू प्रोडक्ट, है ना? ऐसे ही निकालते हो कि नहीं निकालते हो? रेट इक्वल्स टू के, है ना? ऐसे ही निकालते हो बेटा कि नहीं निकालते हो, ये बताओ। देन इंस्टेंटेनियस रेट आप लिखोगे तो -dr अपॉन, इन दोनों को कैलकुलेट, इन दोनों को इक्वेट करोगे, फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट लगाओगे, है ना? टाइम 0 पे निकालोगे, फिर टाइम t पे निकालोगे, एंड देन आपका जो लास्ट इक्वेशन है वो आ जाएगी। सो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि डेरिवेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का तो पढ़ के ही जाना है। ये क्वेश्चंस आते हैं और आपको फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पर आ गया है। सारी प्रोसेस सेम थी, हर इक्वेशन की सेम थी, बट फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो एक रिएक्टेंट लेते हो आप, जीरो ऑर्डर की बात करते हो तो रिएक्टेंट की पावर 0 हो जाती है, सेकंड ऑर्डर में 2 रिएक्टेंट्स हो जाते हैं। यस, याद आ रहा है? यस और नो, यस और नो, डेरिवेशन। यस और नो, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन डिराइव करना। हम्म, मैं तो लिख नहीं सकती ना आप लोग की कॉपी में आके, लिखना तो आप लोगों को ही है। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आता है। देन आपको आएगा ये 14th क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 137 के जून पेपर, दिसंबर वाला जब पेपर मैंने आपको कराया था, जून वाला। ओके, ये तो दिसंबर वाला है, जून वाला जब मैंने कराया था तब भी उसमें एक क्वेश्चन आया था। सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग हियर दिस क्वेश्चन कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपको इनिशियल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल दी है, ए का कंसेंट्रेशन दिया है, बी का कंसेंट्रेशन है, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। सो हाउ विल यू डू? सो द ट्रिक फॉर दिस इज
आपको कंसीडर क्या करना है, रेट लॉ लिखना है सबसे पहले तो, है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो रेट लॉ आप कैसे लिखोगे, रेट लॉ इसका हो जाएगा क्या, कहाँ पर लिखूं, यहाँ लिखती हूँ, के ए, है ना, रिएक्टेंट्स को हम लिखते हैं इसकी पावर 2 क्योंकि 2 ए के मॉलिक्यूल्स हैं, देन बी, बी के एक, ओके। नाउ कंसीडर दिस एज अल्फा इन द बीटा, ठीक है। तो इसकी जो है इसको अल्फा मान लो, इसको बी की जो एक्सपोनेंट है इसको बीटा मान लो, और ये आप इसको यहाँ पे रेट लिखो। तो आपने अल्फा और बीटा इसके एक्सपोनेंट्स को मान लो। नाउ आपको कैलकुलेट करना है ऑर्डर, ऑर्डर इज द पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड। तो आपको अल्फा एंड बीटा कैलकुलेट करना है, देन आपको ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करना है पूरी रिएक्शन के लिए, मतलब इन दोनों का टोटल अल्फा एंड द बीटा, एंड देन रेट कांस्टेंट दैट इज व्हाट, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो आपको तीन चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, सो द ट्रिक इज, जो भी आपके, आई एम रबिंग दिस, ओके, दो सेम कंसंट्रेशंस होते हैं, दो सेम मतलब जैसे ए का ये दो कंसंट्रेशन सेम है, बी रिएक्टेंट के ये दो कंसंट्रेशन सेम है। तो आपको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रेशियो लेना होता है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ओके। अब आपने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड, ओके। सो रेशियो रेट 1 अपॉन रेट 2, ठीक है, क्योंकि मैं 1 एंड 2 का रेशियो ले रही हूँ, ठीक है। नाउ हाउ विल यू राइट दिस, के, है ना, क्योंकि रेट इक्वल्स टू दिस होता है। सो ए का कितनी वैल्यू है, 0.10, इसकी पावर इज अल्फा। बी की कितनी वैल्यू है इसी इक्वेशन के लिए, 0.05, इसकी कितनी पावर है, बीटा, ओके। नाउ अपॉन अगेन के, रेट 2 के लिए भी ए की वैल्यू कितनी है, कितनी है, अगेन यहाँ अल्फा, देन बी के लिए कितनी है, इतनी है, अगेन यहाँ पर आपका क्या, बीटा, ओके। नाउ के से के कट गया, ये पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कट गई, अब आपकी वैल्यू क्या बच रही है, सिर्फ ये, तो ये कट गया, ये कट गया, आपका आया 1/2। सो रेट 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर बीटा। नाउ व्हेन आई से कि बेस आर सेम, तो पावर आपकी कंपेयर होती है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई 1, ठीक है, बी या बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो बी के रिस्पेक्ट पे हमें पता चल गया कि ऑर्डर इसका 1 है। नाउ वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ 2 and 3, व्हेन यू टेक रेशियो ऑफ 2 and 3, तो कौन सी वैल्यू कट हो जाएगी, कौन से टर्म्स आपके कट होंगे, विच 2 टर्म्स विल बी कट, रेशियो ऑफ 2 and 3, यस, के ए की वैल्यू इज व्हाट, 0.10, अल्फा 0.10, बीटा रेट 3, के 0.20, अल्फा बीटा 0.10, बी की वैल्यू, दिस बीटा टर्म इज कैंसिल्ड, के से के कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हट गया। नाउ व्हाट विल हैपन, 10 1 10, 10 2 20, अगेन 1/2, सो 2 and 3 की क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 and 2 सिस्टम, सॉरी, ओके। I don't know what is happening, just a minute. Yes, okay. So, like I said here, when you take the ratio of 1 and 2, है ना, तो आपको यहाँ पे 1 and 2 का वैल्यू रखना है, ओके, दिस। सो
13 1 जा 13, 13 2 जा 26। सो 1/2 से आपने बीटा की वैल्यू निकाल ली थी। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट, दैट इज रेट कांस्टेंट 2 और 3, इन दोनों की वैल्यूज रखोगे, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखोगे और आपको यहाँ पे आ रहा है 1/2 अल्फा, है ना। इन दोनों की वैल्यू रखो 2.6 अपॉन व्हाट 1.04, 2.6 अपॉन 1.04, so 2.6 upon 1.04, ओके। सो ये सॉल्व करोगे, यहाँ जितना आपका आएगा, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो अगेन आपकी अल्फा की वैल्यू कंपेयर हो जाएगी, बेस सेम तो पावर सेम। तो मान लो अल्फा की वैल्यू भी 1 आती है, जस्ट मान लो बोला मैंने, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जितनी भी आए आपकी, आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड का बताया वैसे ही सेकंड थर्ड का निकालना है आपको। बस आपको क्या करना है कि ऐसा टर्म और ऐसा रेशियो चूज करना है जिसमें एक टर्म आपका कैंसिल हो और एक टर्म आपका बचा रहे, ठीक है। तो मान लो अल्फा की वैल्यू भी 1 आ गई, बीटा की वैल्यू भी 1 आ गई, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। नाउ ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ओवरऑल ऑर्डर विल बी अल्फा प्लस बीटा। सो 1 and 1 आया तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू व्हाट ओवरऑल रिएक्शन, आप यहाँ रेट कांस्टेंट पे लिख दोगे, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल ऑर्डर भी आपका ये आ गया। नाउ रेट कांस्टेंट, ओके। सो रेट कांस्टेंट मतलब आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है, ओके। नाउ डू वन थिंग, व्हाट यू विल डू, कोई भी एक चूज कर लो, उसके लिए आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दो। फॉर एग्जाम्पल 2.6 इंटू 10⁻⁻4 रेट इक्वल्स टू के की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू आपको पता है 0.10, इसकी पावर भी आपको पता है क्योंकि यहाँ पे अल्फा था, तो अल्फा की वैल्यू आपने ऑलरेडी इस फर्स्ट में निकाल ली थी। बीटा की भी इतनी ही है, बीटा की भी इतनी आई थी। देन इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, के की वैल्यू आ जाएगी। सो के की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज व्हाट रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आ रहा है कि नहीं, यस और नो? यस, ओके। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ओके। ये क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी सॉल्व कराया था, तो सेम तरीके से बताया है आपको कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी भी वही बताया है। सो नाउ ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने पूरे बता दिया आपको, है ना। फर्स्ट लॉ का आपको रेट लॉ इक्वेशन आया है, एवरेज रेट कंपेयर करोगे, इंस्टेंटेनियस करोगे, कैसे रेट इक्वल्स टू के होता है, फर्स्ट ऑर्डर है तो आर की वैल्यू 1, देन दूसरा रेट आप लिखते हो इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, dt। फिर ये दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तब ये जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे देन यू विल टेक व्हाट dt को एक साइड ले आओगे, k बाई के एक साइड आ जाएगा आपका, देन यू विल कैलकुलेट व्हाट के dt आ जाएगा एक साइड, देन आप उसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लोगे, लिमिट लेने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगी फर्स्ट लॉ की, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का है। हाफ लाइफ आपको आया है किसका, डिफाइन करने आया है, और सेकंड ऑर्डर की डिफाइन करने एक्सप्रेशन लिखने आया है। नाउ डिफेक्ट्स मैंने आपको कल पढ़ाए थे, सेम इक्वेशन यहाँ पे आ गई है। स्टोइशियोमेट्रिक आए हैं तो यहाँ पे आपको स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स डिफाइन करने हैं। 7 प्रिमिटिव सेल्स, क्यूबिक, रोम्बिक, है ना, मोनोक्लिनिक, उसमें से किसी भी एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ आया है। सो ये दोनों चीजें सॉलिड्स 2 से आई हैं आपको, ठीक है। ये दोनों ही पढ़ाते टाइम भी मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट है। एंड so we have completed the question paper of December 2022 and ये question जो था आपका that is factors affecting magnitude, ये मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है, तो जिसने लेट ज्वाइन किया है इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके। गैस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आए वो भी बता दिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपकी आई है इसमें सॉल्व करने, तो ये इसका फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, ये सब मैंने बता दिया है। सो 2 पेपर्स आपके 137 के सॉल्व हो चुके हैं, जून वाला हो गया, दिसंबर 2022 का हो गया, रात में दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। सो कम विद द प्रिपरेशन, कम विद योर डाउट्स, जो डाउट्स होंगे आपके वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड कम विद द व्हाट योर प्रिपरेशन। तो समझ आया पेपर, आसान लगा कि टफ लगा? शाम को भी क्लास होगी क्या? हाँ शाम को क्लास होती है।
क्लोज होती है। ओके, तो सेकंड ईयर समझ आया, पेपर टफ लगा कि आसान लगा?